अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन विद होल्डिंग टैक्सेस। और विद होल्डिंग टैक्सेस के हवाले से जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जैसे कि हम इस वक्त सेक्शन 153 पे हैं, जिसको आप पार्ट 13 देख रहे हैं, जिसको हमने लॉ भी थोड़ा देखा क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड विद होल्डिंग टैक्स का सेक्शन है और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव भी है। सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस इसमें कवर होती हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में मुख्तलिफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात की थी। अब हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं और थोड़ा सा कुछ ये कि कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज हैं जो जिन पर 3% डिडक्शन होनी है। और उसके अलावा जो है, अगर ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर सर्विसेज हैं, सवाए कि जो जहाँ पे 30,000 से कम की आप सर्विसेज लें, वहाँ 2% डिडक्शन करनी है अगर वो ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो फाइलर है, और अगर वो नॉन फाइलर है तो 4%। और अगर वो इंडिविजुअल और एओपी है, उसका वो कॉन्ट्रैक्टर जो है एज एन इंडिविजुअल अपना चला रहा है, सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप है, तो वो भी मिनिमम टैक्स है। और अगर एज ए कॉपरेट एंटिटी वो रजिस्टर्ड है, तब भी जो है ना वो उसके लिए मिनिमम टैक्स होगा। इसके अलावा ये जितनी भी सर ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर और ये सब टेली कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह, इन सर्विसेज के अलावा जिसमें जो आईटी सर्विसेज एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज भी हैं, जिनको सेक्शन 2 में डिफ़ाइन किया गया, इनके अलावा कोई और सर्विस हो, तो अगर वो सर्विस प्रोवाइडर जो है कंपनी के तौर पे, लीगल स्ट्रक्चर उसका कंपनी हो, तो आपने उससे 8% डिडक्शन करनी है। चूँकि इनकी कंप्लायंस ज़्यादा होती है, तो इसलिए इनको थोड़ा टैक्स रेट कम है। और अगर वो इंडिविजुअल एओपी या अदर टैक्स पेयर की कैटेगरी में फॉल करता है, इसमें फॉरनर्स भी फॉल कर सकते हैं, तो वो 10% है। अगर जो है वो नॉन फाइलर्स हैं, तो रेट डबल हो जाता है, जैसे आप देख रहे हैं। और यहाँ पर कंपनी की बात हो रही है, उसके लिए भी मिनिमम टैक्स है, और अदर टैक्स पेयर्स के लिए भी मिनिमम टैक्स है। इस चीज़ को भी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया गया। तो लेट्स सी क्या सिनेरियो बनता है। और मेन चीज़ ये होता है कि टैक्स पेयर के जो राइट्स हैं उसके हवाले से अगर केसेस को परस्यू किया जाए, जैसे हम टैक्स दोस्ती में करते हैं, जितने भी केसेस हैं, चाहे डिप्टी कमिश्नर के साथ हो, या फिर कमिश्नर अपील ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट में हो, तो तब जो है आपको एक फेयर जो है जजमेंट मिल सकती है, वरना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जजमेंट मिलती है, जिसका अक्सर टैक्स पेयर को कोई फ़ायदा नहीं होता। आगे चलते हैं जी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, और वही बात है कि एक मिनिमम 30,000 से ज़्यादा आपका सप्लायर उस साल में आपको ये सर्विसेज दे रहा है, तो उस सप्लायर से आपने 1.5% डिडक्शन करनी है। अगर आप उसको ऐड की सर्विसेज दे रहे हैं, आप उसे कह रहे हैं कि यार फ़लाँ मैगज़ीन में जो है या न्यूज़पेपर में हमारा ऐड लग जाए, तो जब आप उससे पेमेंट करेंगे तो आपने 1.5%, अगर वो फाइलर है, नॉन फाइलर है तो 3%। और इलेक्ट्रॉनिक में बिलबोर्ड्स भी आ जाते हैं, और इसमें जो है आपके मुख्तलिफ टीवी वगैरह भी आ जाते हैं। इसमें जो है क्या कहते हैं, वेबसाइट्स भी आ सकती हैं, लेकिन टैक्स लॉ में कुछ जगहों पे वेबसाइट्स को अलग से बताया गया है, और इनकम टैक्स लॉ में, और बाकी सर्विस टैक्स लॉ में तो ज़्यादा उसको क्लैरिटी से, जहाँ भी वेबसाइट की सर्विसेज के हवाले से बात है, ऑनलाइन पोर्टल्स की बात है, तो है। तो इनकम टैक्स लॉ में आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी को सेपरेट किया जा रहा है, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन ज़रूर मौजूद होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक में आप ले सकते हैं वेबसाइट, सोशल मीडिया को इस विद होल्डिंग के लिए, क्योंकि अगर लीगली टैक्स बचाने का तरीका है कि अगर नहीं इसमें फॉल करते, तो फिर आपसे 10% डिडक्शन होगी। लेकिन अगर आप जनरली इसमें फॉल करते हैं, और मेरे ख्याल से मेरे प्रोफेशनल ओपिनियन में इलेक्ट्रॉनिक में वेबसाइट भी आता है, तो अगर सोशल मीडिया, वेबसाइट, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज आप प्रोवाइड करें, तो आपके क्लाइंट आपसे 10% के बजाय 1.5 करेंगे। तो इस वीडियो के थ्रू आपको हमने 8.5% का कैश फ्लो बचा दिया। अगर आप 10 लाख रुपए कर रहे हैं, तो 85,000 रुपीज़ आपके सेव हो गए। अच्छा जी, आगे एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है। जहाँ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हो जिनमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों प्रोवाइड हो रहे हो, जैसे आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को कहते हैं मटेरियल भी आप यूज़ करें और घर भी या प्लाजा भी आप कंस्ट्रक्ट करके दें, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। और एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उससे कहा जाएगा, ना तो वो ऊपर सर्विसेज में आएगा, ना वो गुड्स में आएगा।
तो अगर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स करने वाली जो एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी है, वो कंपनी के तौर पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी या किसी भी कंपनी के स्टेटस में, इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी आती है और इसमें ट्रस्ट वगैरह भी आते हैं, कंपनी की जो डेफिनेशन है टैक्स लॉ में उसमें फॉल करती है, तो फिर आपने 6.5% एज ए फाइलर, अगर वो फाइलर है और कंपनी है तो 6.5, अगर नॉन फाइलर है तो 13%। ये जो है मिनिमम टैक्स है इन कंपनीज के लिए, लेकिन अगर वो लिस्टेड कंपनी है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस तो फिर उसके लिए एडजस्टेबल होगी, तो उसको फ़ायदा। अदर टैक्स पेयर्स का मतलब ये है कि इंडिविजुअल एओपी उसमें 7% और 14% है, यानी एज ए फाइलर आप उससे 17% करेंगे। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन से जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ये स्पेशल जो है लॉ में यहाँ पे डाली गई है, ये कैटेगरी जो है स्पोर्ट्स पर्सन को आप एज एन एम्प्लॉय भी ट्रीट कर सकते थे। बहुत सारे लोग एज एन एम्प्लॉय अपने आप को डिक्लेयर कर रहे थे और इस एम्प्लॉयज़ का एवरेज टैक्स रेट कम होता है तो उनको बचत हो रही थी। तो फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर, एक दफ़ा पार्लियामेंट डिसाइड कर ले और टैक्स लॉ में डाल दे तो फिर वो वही है, कोई वो बात चैलेंज नहीं हो सकती। तो स्पोर्ट्स पर्सन को फिर एम्प्लॉय की कैटेगरी से निकाल के एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में डाल दिया गया। और कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, इसमें सारे स्पोर्ट्स आते हैं। और अब स्पोर्ट्स से क्या मुराद है, यानी कि बिलियर्ड हो गया या चेस, वो भी स्पोर्ट्स है। तो जो भी स्पोर्ट्स प्लेयर होगा उससे 10%, अगर वो फाइलर है, नॉन फाइलर है तो उससे 20% कटेगा। अगर वो रेजिडेंट है तो ये सेक्शन अप्लाई होगी, अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो फिर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगी। तो मुख्तलिफ सिनेरियो है। अब आप कहेंगे कि ये कहाँ पे लिखा है इस टेबल में, तो आपको ये जो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट वाली बात की है, इसके लिए आपको पार्ट 11 जो है कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन विदहोल्डिंग टैक्स जो हम कर रहे हैं टैक्स ईयर 2020, वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ हमने सेक्शन 153 को लॉ में, ये तो बेसिकली जो टेबल बना है ये बेसिकली इनकम टैक्स लॉ मुख्तलिफ स्केड्यूल्स और को देख के उन्होंने एक अच्छी जो है ऑर्गेनाइजेशन की है। तो इसलिए आपको यहाँ से नहीं पता चलेगा कि ये ओवरऑल कहानी क्या है। यहाँ आपको इतना ज़रूर पता चल जाएगा कि अगर आपको पता हो कि रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन की बात हो रही है तो 10% डिडक्शन करना है। और आखिर में वो कहता है डिडक्शन बाय एक्सपोर्टर और एन एक्सपोर्ट हाउस, यानी वो लोग जो मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते हैं या अगर नहीं भी कर रहे तो किसी और से सामान लेके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जब वो पेमेंट करेंगे फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्टन सर्विसेज तो वो 1% डिडक्शन करेंगे। तो अगर आप एक्सपोर्टर के साथ आपका ताल्लुक है, आपका क्लाइंट एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्ट हाउस है, तब आप 1% करेंगे। अब ये जो एक्सपोर्ट्स है और इस एक्सपोर्ट्स में फ़र्क ये है कि यहाँ एक्सपोर्टर की इनकम पे डिडक्शन होगी, जो अगला सेक्शन है 154, जिसको अभी हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम भी है। और आई होप कि आप इस कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन 153 को समझ गए, जिसको हमने 2 वीडियोस पार्ट 11, 12 और इवन अब 13 में भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि किस पे क्या चीज़ अप्लाई होती है। अब जो इसी सेक्शन का लास्ट पार्ट है कि अगर एक्सपोर्टर या एक्सपोर्ट किसी भी पेमेंट, अब पेमेंट्स कौन सी होती हैं, पेमेंट्स नॉर्मली एक्सपोर्ट हाउस क्या पेमेंट्स करते हैं, खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या अगर रेडीमेड चीज़ लेके या रॉ मटेरियल लेके आगे एक्सपोर्ट करें तो उनको पैकेजिंग की ज़रूरत हो सकती है, कोरियर, ट्रांसपोर्ट, कस्टम्स वगैरह। तो उस हवाले से ये जो सर्विसेज है वो डिडक्शन करेंगे उन पे। और गवर्नमेंट चूँकि आपसे फ़ीस नहीं चार्ज करती, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो गवर्नमेंट को ऐसा कोई पेमेंट नहीं होती। लेकिन ये सवाल भी रेज़ हो सकता है, अगर गवर्नमेंट हो तो फिर आप जो है आपका सर्विस प्रोवाइडर गवर्नमेंट हो तो तब भी आपने विद होल्डिंग करनी है, क्योंकि प्रिस्क्राइब पर्सन में फेडरल गवर्नमेंट है। इसका मतलब फेडरल गवर्नमेंट चाहे किसी और अपने ही किसी डिपार्टमेंट को पेमेंट करे या प्राइवेट सेक्टर को करे, उन्होंने डिडक्शन करनी है। और अगर वो डिडक्शन एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट हाउस को है तो फिर 1%, अगर फाइलर वरना 2%, ये मिनिमम टैक्स है। अब इस तरह है। और इस एक्सपोर्ट से रिलेटेड IT फ्रीलांसर्स, टेक स्टार्टअप्स, उनके हवाले से एक नया सेक्शन आगे जाके देखेंगे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के हवाले से। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 154। सेक्शन 154 विद होल्डिंग का सेक्शन है और उसकी मेन थीम है एक्सपोर्ट्स। और अभी जब मैं आपको दिखा भी दूं कि आगे जो है हम सेक्शन 154A, नोट करें कि 154 नंबर वही है, उसके साथ A ऐड किया गया। तो ये इसलिए ऐड किया गया कि बेसिकली इसका टॉपिक भी एक्सपोर्ट्स है और इसका इस सेक्शन का भी
ये भी एक ये अलग से सेक्शन है, इसका नंबर मिलता हो लेकिन इसमें ए ऐड हुआ, तो ये इसका भी टॉपिक एक्सपोर्ट्स है। तो ये टैक्स ईयर 2022 में ऐड हुआ है। तो उससे पहले मैं जो है ये चीज़ हमेशा जब रिसर्च कर रहे होते थे तो मैं देखता था कि यहाँ सिर्फ एक्सपोर्ट्स लिखा है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है इससे मैं समझ आता था कि ये जो सेक्शन है ये विद होल्डिंग सिर्फ अप्लाई होगी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे। और ये चीज़ यहाँ चूँकि अपनी एब्सेंस से यहाँ उसको मेंशन नहीं किया गया, लेकिन यहाँ जितने भी आइटम्स हम अभी देखेंगे वो गुड्स है, तो उससे जो है क्लियरली आप ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जी ये एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड। अब जब एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज पे इस साल से टैक्स यानी विद होल्डिंग टैक्स लगा है, तो उन्होंने जब उसको मेंशन किया तो उन्होंने डेफिनेटली डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी कल को हो सकता है वो इसको एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स कर दें, जहाँ कोई और कॉम्प्लिकेशन आ जाए, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही हो और वहाँ एक्सपोर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहा हो। तो इस तरह करके आपने देखना है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको नज़र भी आ रहा है कि आपके क्लाइंट की टैक्स लाइबिलिटी है तो पहले अच्छी तरह देख लें कि आया एक्सपोर्ट पर। और यही हो रहा था कि जो लोग एक्सपोर्ट करके अपनी सर्विसेज की इनकम कमा रहे थे उनसे तो कोई डिडक्शन नहीं हो रही थी, लेकिन जो गुड्स करते थे उनको कस्टम अथॉरिटी से, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कस्टम अथॉरिटी या एक्सपोर्ट जोन या फॉरेन करेंसी एक्सचेंज से डील करते हुए उनसे डिडक्शन होती थी। तो ये एक्सपोर्ट्स देख लेते हैं। और ये जो मैंने एग्जांपल आपको दिया है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की टैक्स लॉ में एग्जांपल है कि आप वेट ना करें जब तक आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो ना आए कि तब आपको ढूंढना पड़े। आप खुद से अपने जहन को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मूव करें कि अगर यहाँ एक्सपोर्ट्स है तो एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज और एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स है क्या है। तो ये चूँकि सेक्शन अब तो किसी को भी पता चल सकता है, अगर कोई ना भी ध्यान दे कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का अलग सेक्शन आ गया, इसीलिए मिलता जुलता सेक्शन है। लेकिन अगर पहले सिर्फ ये था, इसी तरह यहाँ पर मैं आपसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अब ये कौन सी इनकम की बात हो रही है, यानी वो प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर है। तो कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री जब हम कर रहे हैं तो मकसद ये है कि आपको काफ़ी सारे सिनेरियोज बताएं जितना पॉसिबल है। वीडियो पे कोशिश है 15-20 मिनट्स की, क्योंकि फिर आप लोग ही कमेंट्स में लिखते हैं जी वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई, हम सो गए या समझ नहीं आई। तो शॉर्ट वीडियोस पे मुख्तलिफ पार्ट्स के थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री कर रहे हैं कि आपको पता चले कि टैक्स चूँकि एक्चुअल ट्रांजैक्शन पे लगता है और जहाँ क्लैरिटी ना हो तो फिर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट वगैरह का हेल्प ली जाती है। तो ये इंटरप्रिटेशन करना ज़रूरी है। अब वो कह रहा है सेक्शन 154 में कि एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रोसीड्स ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स बाय एन एक्सपोर्टर। तो ये ऑलमोस्ट सारी कैटेगरीज पूरी कर रहा है। 1% डिडक्शन करेगा वो फॉरेन एक्सचेंज डीलर और वो पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करेगा, और 1% जो है वो डिडक्ट करके फॉरेन एक्सचेंज की जो कंपनी है, डीलर जो है वो 1% आपकी फॉरेन प्रोसीड से डिडक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे कर देगा, और रिमेनिंग 99% आपको देगा। नॉर्मली बैंक्स ऐसा काम करते हैं तो ये है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिडक्शन कौन करेगा। अच्छा, ये जो डिडक्शन होगी ये इंडिविजुअल एक्सपोर्टर या अगर पार्टनरशिप एओपी एक्सपोर्टर है उसके लिए भी फाइनल होगी, और कंपनी जो है उसके लिए भी फाइनल होगी। जिसका मतलब ये है कि इसके बाद जब आप प्रॉफिट कमाएंगे इस एक्सपोर्ट्स पे, तो प्रॉफिट के बेस पे आपको टैक्स नहीं हो रहा, बल्कि याद रखिए ये जो आपको फॉरेन एक्सचेंज रियलाइज़ हो रहा है, तो आपका जो फॉरेन कस्टमर है उसने तो आपकी सेल्स प्राइस, सपोज़ करें आपने $1,00,000 का बिल बनाया था, तो वो $1,00,000 तो आपकी सेल प्राइस थी। उसमें हो सकता है 40,000 आपका जो है डायरेक्ट कॉस्ट हो, 20,000 आपकी $20,000 इनडायरेक्ट कॉस्ट, और 40,000 आपका प्रॉफिट हो जो आपको बचे या नॉर्मली बचता है, या ये आपका रेशो है प्रॉफिट का। तो टैक्स $40,000 पे नहीं, $1,00,000 की इनवॉइस पे जो है ना ये लगेगा। और ये जब गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे एक्सपोर्टर, एक्सक्यूज मी, तो अब जैसे आपको पता है कि नवंबर में ही जैसे इस गवर्नमेंट ने बहुत सारी अच्छे लॉज और प्रोसीजर्स बनाए, नवंबर से पाकिस्तान
सिंगल विंडो ऑपरेशंस जो है ना वो स्टार्ट हो गई। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। ठीक है, अच्छा जी। तो ये जो एक्सपोर्टर्स हैं पहले वीबॉक पे, WEBOC वीबॉक पे रजिस्टर होते थे, वो भी एक ऑनलाइन सिस्टम था। उसमें जो फॉर्म ई है एक्सपोर्ट्स का वो भी डिजिटली इशू होता था। फॉर्म आई भी जो है इंपोर्ट्स का वो भी डिजिटली इशू होता है। तो यहाँ हम एक्सपोर्टर की बात कर रहे हैं तो अब पाकिस्तान सिंगल विंडो जो ज़्यादा इंटीग्रेटेड है, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 50 to 70 डिपार्टमेंट्स हैं जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को देखते हैं ताकि प्रॉपरली एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स हो। एक्सपोर्ट्स पे नॉर्मली टैक्स टैक्स ब्रेक होती है, यानी कि एक्सपोर्ट्स पे उस तरह वो नहीं होती जैसे सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स में अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको ज़ीरो रेटिंग होती है, यानी 0% सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स आप चार्ज करते हैं अपने फॉरेन कस्टमर्स को। लेकिन ये बात हो रही है टैक्स लाइबिलिटी की यहाँ पे, विद होल्डिंग की, कि जब आप विद होल्ड कर रहे हैं, चूँकि एक्सपोर्टर फिर वैसे तो ये नहीं है कि गायब हो जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि चलें फैसिलिटेट कर देते हैं, वो बाद में टैक्स फाइलिंग या अपने इनकम एक्सपेंसेस क्या डिक्लेयर करेंगे, प्रॉफिट क्या डिक्लेयर होगा। तो एक्सपोर्टर को एक सिंपल प्रोसीजर दे दिया कि आप अपने फॉरेन एक्सचेंज जितना भी आप मंगाते हैं उस पर 1% डिडक्शन करवा लें और वो आपकी फुल एंड फाइनल टैक्सेशन होगा। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जब मैं FBR के चूनों का यानी उनके गलत प्रैक्टिसेस का जिक्र करूँगा तो उसमें सबसे पहले बिजनेसमैन का जिक्र आएगा। और बिजनेसमैन में सबसे पहले, क्योंकि हर एक बिज़नेस के पास इतना कैपिटल या रिसोर्सेज नहीं होती कि वो जो है एक्सपोर्ट्स करे, तो ये बड़े बिजनेसेस की बात हो रही है आपकी, चाहे टेक्सटाइल ब्रांड्स हैं, चाहे वो आपके लेदर प्रोडक्ट्स हैं, या आपका फर्नीचर ब्रांड है, या आपके फूड प्रोडक्ट्स के बड़े ब्रांड्स जो हैं उनकी बात हो रही है। तो वो ये करते हैं कि पाकिस्तान में फिर वो सारी प्रोसीड्स नहीं मंगाते और वो अंडर इन्वॉइसिंग करते हैं, यानी कि सारी चीज़ें यहाँ बन गई पाकिस्तान में, और वो जो है, हाँ जी आपका, वो जो है आप इनवॉइस अगर आपने $1 लाख की बनानी थी तो आप जानबूझ के जो है ना $50,000 की इनवॉइस बनाते हैं और वो इनवॉइस बेचते हैं। वहाँ अपने कस्टमर पे क्या बुरा इंप्रेशन पड़ता है तो अपनी जगह, लेकिन वो जब पेमेंट फुल करता है तो उसमें से $50,000 आप बाहर मुल्क ही रखते हैं और उसको फिर जो है पाकिस्तान में पहले 2018 तक जितना भी फॉरेन करेंसी आप सूटकेस में लाते थे कोई भी आपसे पूछता नहीं था। तो फिर इस तरीके से टैक्स बचा के इतना सारा फॉरेन करेंसी जो है पाकिस्तान में सूटकेसेस में भर के आता था, और फिर कस्टम वाले सबसे पहले उसमें से रिश्वत खाते थे, फिर FBR वाले खाते थे, उसके अलावा FIA वाले खाते थे। तो बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस करने के तरीके में सबको आदत डाल दी है कि वो ख़ुद भी गलत प्रैक्टिस करेंगे, और ये बड़े बिजनेसेस की बात हो रही है जो क्लेम करते हैं कि वो अनएथिकल नहीं है और वो जो है क्या कहते हैं सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को करप्ट करने में 40% उनका हाथ है। तो FBR के चूना जब आपको लगे एज ए जेन्युइन टैक्स पेयर तो ना सिर्फ आप FBR को ब्लेम करें बल्कि वो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स जो आप मॉल्स में जाके और ऑनलाइन जाके ख़रीदने हैं तो वो लोग भी जो है क्या कहते हैं इसमें आपको तंग करने के बराबर के शरीक हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी प्रैक्टिसेस और आदतें डलवाई हैं कि यहाँ फॉरेन करेंसी को पूरा पाकिस्तान में वापस डिक्लेयर ना करना, अंडर इनवॉइस करना, 1% टैक्स फिर कम करना और बाकी पैसे को कैश की सूरत में पाकिस्तान ले आना, जिसको उस पैसे को फिर करप्ट लोग भी यूज़ करते हैं और फिर बेसिकली टेररिस्ट लोग भी उस पैसे को यूज़ करके आपके मेरे बच्चों को और सीनियर सिटीजन्स को और ख़वातीन को जो है मारते हैं और फिर हम कहते हैं हमारे साथ ज़्यादती होती है। तो ये सब चीज़ें आपसे कनेक्टेड हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री कर रहे हैं और कमेंट्री इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अवेयर हो जाए कि स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप एक्सपोर्टर और अरबों रुपए की भी एक्सपोर्ट की 1% टैक्स दें जो आपकी ड्यूटी है गवर्नमेंट के ट्रेजरी में भी जमा हो, ये ना हो कि फिर आगे से फॉरेन एक्सचेंज वो बैंक या फॉरेन एक्सचेंज कंपनी वहाँ आगे जमा ना कराए। वो एक अलग स्टोरी है कि विद होल्डिंग हो जाती है लेकिन गवर्नमेंट तक नहीं पहुँचती। तो ये सब चीज़ें ठीक करें तो सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। वीडियो तकरीबन 20 मिनट्स की होने लगी है तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 13 आप देख रहे थे, पार्ट 14 में आपसे मुलाकात होगी। और एक प्रैक्टिस को हमेशा जो है डिस्करेज करें जहाँ पे
आप अंडर इन्वॉइसिंग या कम एक्सपेंसेस शो करते हैं, ये जाके बाद में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, आपके बिजनेस की डेवलपमेंट में और गवर्नमेंट के साथ जो एफबीआर के साथ जो रिलेशन है, जो टैक्स दोस्ती की कोशिश है कि वो बेहतर से बेहतर हो, उसको ख़राब करने में काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। अपना ख्याल रखिए जी। थैंक यू वेरी मच।